बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि पहले मैं वीडियोस को बनाकर अपने चैनल्स के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ। आज कुछ स्टूडेंट्स के टेलीफोनिकली राब्ते से और जो कुछ अपने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जिनका कल टेस्ट है, उनके लिए पर्टिकुलरली फिज़िक्स की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो क्वेश्चन जो है एक्सपेक्टेड है उनके बारे में मैं डिस्क्राइब करूँगा बिल्कुल एक तरतीब से। और इंशाल्लाह ये जो है क्वेश्चन जो है वो अकॉर्डिंगली होंगे, अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। जो टेस्ट होता है, जो कोई भी एग्जामिनेशन होता है, जो एमसीक्यूज वगैरह हैं या शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में सवाल जो है वो पूछा जा सकता है या किस तरीके से सवाल जो है वो आएगा, उसके बारे में प्रॉपर जो है वो कोशिश करता हूँ इन शॉर्ट टाइम और एक्यूरेटली टू द पॉइंट। Inshallah, I will try to describe it. First of all, when we talk about the physics जो है मेजर करती है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो कौन सी कहलाती है कि द क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल। जो मेजरेबल क्वांटिटीज उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैस, लेंथ, मैस, टाइम एंड टेम्परेचर। लेंथ, mass और टाइम एंड टेम्परेचर आर आल्सो कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, देयर आर टू कैरेक्टरिस्टिक्स, दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक शख्स है, उसकी हाइट को जब कहते हैं कि हिज हाइट इज 104 सेंटीमीटर, देन 104 इज द न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड होता है किसी चीज की मिकदार। जब तक उसका मैग्नीट्यूड नहीं बताएंगे तो उस वक्त तक उसकी वैल्यू जो है वो हम फाइंड नहीं कर सकते। यानी अगर 5 kg और उसके बाद अगर इसकी हाइट है तो हाइट को देखना है तो आपका 104 जो है वो ये कहलाएगा, मैग्नीट्यूड कहलाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यूज कहलाएगा जो है उसकी। और सेंटीमीटर जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो यूनिट कहलाएगा। यानी इस तरह फिजिकल क्वांटिटीज हैज टू कैरेक्टरिस्टिक। One is numerical magnitude and second is unit, यानी सेंटीमीटर, millimeter, meter, kilometer. These are called the units of the physical quantities. उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि हमारे पास, यानी जब हम इस फिजिकल क्वांटिटीज को तकसीम करते हैं तो इसमें दो क्वांटिटीज आ जाती है, बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, यानी बेस क्वांटिटीज जो आएगी कितनी है, ये 7 है। और डिराइव्ड क्वांटिटीज जो होती है वो क्वांटिटीज के जो डिफाइंड होती है ऑन द बेस ऑफ बेस क्वांटिटीज। अब ऑन द बेस ऑफ बेस क्वांटिटीज यानी डिराइव्ड क्वांटिटीज यानी वॉल्यूम आता है इसमें, वॉल्यूम ऑफ किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम या एरिया जो है वो डिफाइन करने के लिए हमें जो है वो डिराइव्ड यूनिट्स कहलाएंगी। यानी वॉल्यूम और एरिया डिराइव्ड यूनिट्स कहलाएंगी। लेकिन ये डिराइव्ड यूनिट्स तब हमें मालूम हो सकती है कि जब हमें बेस यूनिट्स जो है वो मालूम होगी। तो फॉर एग्जांपल अगर हम वॉल्यूम निकालना होगा तो लेंथ हमें मालूम होगी, तब हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। किसी चीज का एरिया निकालना होगा तो तब हम जो है वो जब लेंथ मालूम होगी तो तब हम इस एरिया को निकालेंगे। इस वजह से करके डिराइव्ड यूनिट्स वो होती है, क्वांटिटीज वो होती है कि जो जैसे कि हमारे पास ये क्वांटिटीज जैसे लेंथ, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंसेस, ये जो है ये हमारे पास जो है वो बेस यूनिट्स है। इसी तरह डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में पता होना चाहिए। सवाल ऐसे आ सकता है कि मैस और टाइम कौन सी क्वांटिटीज है, बेस क्वांटिटीज या डिराइव्ड क्वांटिटीज है। जिनके नंबर ऑफ क्वांटिटीज भी पता होने चाहिए। यानी टोटल जो बेस क्वांटिटी 7 है और डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिए जैसे एनर्जी है, वर्क है, फोर्स है, इलेक्ट्रिक और पावर है, चार्ज है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये सारी जो है डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाएगी। तो लिहाजा यदि वो क्वांटिटीज के जो इन द बेस ऑफ बेस क्वांटिटी से हम फाइंड करते हैं उनको बेस क्वांटिटी कहते हैं, और जो उससे हासिल किए तो उनको हम जो है डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम, बेस यूनिट। और उसके बाद ये क्वेश्चन आ सकता है कि लेंथ का सिंबल जो होता है वो एल होता है और उसके बाद मीटर का एम होता है
और mass का m और उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो kg होता है, यानी mass का मैग्नीट्यूड जो होगा वो kg होगा। और इसी तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्ट्रिक करंट, इसका जो नेम होता है एम्पियर होगा और इसकी जो यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट का जो है उसको ए कैपिटल से जाहिर करते हैं, ये सवाल आ सकता है। और केल्विन के लिए जो टेम्परेचर होता है उसको केल्विन में, तो केल्विन के लिए जो है वो के आ सकता है। अब इसी तरह प्रीफिक्सेस कैसे कहते हैं कि जब हम किसी भी वैल्यूज को, मसलन ये 2 0 0 3 4 इसको हमने इसमें लिखना है, प्रीफिक्स करना है, तो ये हम जो है वो साइंटिफिक रोटेशन पे लिखने के लिए हमारा पॉइंट से लेफ्ट साइड पे एक डिजिट होना चाहिए। तो यानी इसका पॉइंट अगर यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसका पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए था। तो अब हम इतने डिजिट इसको इधर मूव करेंगे तो यह आ जाएगा 2.0 इंटू 10 रेज टू पावर 3। अगर 0.0004 होगा तो ये मैथ में भी आता है कि इसको साइंटिफिक रोटेशन में लिखना है, ये प्रीफिक्स करना है, तो क्या आ जाएगा, एक पॉइंट के बाद जो है वो एक डिजिट के बाद जो है पॉइंट होना चाहिए। पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड पे 1 नॉन जीरो डिजिट शुड बी बिफोर द डेसिमल पॉइंट। तो जिस डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे होना चाहिए था, तो इस वजह से करके इसको कहेंगे 4.3 into 10 raised to power 1 2 3 4 डिजिट रिमूव किए तो ये 10 raised to power -4। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, यानी पावर ऑफ द 10 लिखने के लिए। तो इसको हम जो है वो देखिए, जैसे हमने किलोग्राम में 1000 मीटर होते हैं और इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए जो है हम क्या करेंगे, 10 रेज टू पावर 3, जितनी जीरो है उसके साथ जो है हम उसकी पावर दे देंगे। उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन बता दी। उसके बाद हमारे पास मेजरमेंट्स के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है, सबसे पहले जो है वो रूलर है। मीटर आर्ट जो है, मीटर आर्ट को 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रखा जाता है और इसके जो लीस्ट काउंट है इसके 1 मिलीमीटर। मीटर आर्ट का लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर। और उसके बाद वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर। और स्क्रू वर्नियर स्केल के ऊपर जो 1 मिलीमीटर होता है, एक सेंटीमीटर, उसके अंदर 0.9 मिलीमीटर होते हैं, 0.9 मिलीमीटर, उसी को हम जो है वो लीस्ट काउंट कहते हैं। और मेन स्केल के ऊपर जो होता है उसका 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। और जो वर्नियर स्केल होता है उसके अंदर जो होते हैं वो 1 सेंटीमीटर मेन स्केल का और इसके अंदर 0.9 मिलीमीटर जो होते हैं, यानी 1 लीस्ट काउंट इसका होता है 0.1 मिलीमीटर जो इसका लीस्ट काउंट होता है। तो इस वजह से आ जाएगा हमारे पास, यानी हम मीटर आर्ट से 1 मिलीमीटर तक एक्यूरेटली कैन बी मेजर्ड और वर्नियर स्केल से हम 0.1 मिलीमीटर तक जो है वो हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वो स्क्रू गेज जो है, स्क्रू गेज के जो लीस्ट काउंट है वो है 0.01 मिलीमीटर और यानी 1/100 पार्ट जो है मिलीमीटर के अगर हम करेंगे तो उसको एक्यूरेटली जो है वो वर्नियर कैलिपर्स जो है वो मेजर कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर का जो सिलेंडर होता है उसके ऊपर 100 की रेटिंग दी गई होती है और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जब मूव करेंगे तो एक थ्रेड जब जो है वो इन होगा या आउट होगा तो उस वक्त जो एक साइकिल के मुकम्मल होगा इसका सिलेंडर का, तो वो जो है वो टू एंड फ्रो होगा 1 मिलीमीटर। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सवाल आ सकता है मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर जो है उसको मेजर करने के लिए क्या होता है कि जिस जगह के ऊपर रखा जाए वो जगह जो है प्लेन होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 जो है उसको ऑब्जर्व करने के लिए जो आई साइट है बिल्कुल उसके लिक्विड के लेवल होना चाहिए। और सेकेंडली जो है वो अगर उसको मेजर करने के लिए जो है वो पहले कंपेयर किया जाता है किसी और सिलेंडर के साथ जो एक्यूरेटली जो है वो बनाएगा, उसमें जो है वो थ्रेड्स में उसमें एरर हो सकता है, तो एरर को रिमूव करने के लिए एवरेज मेजरमेंट उसकी लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, जो है वो इर्रेगुलर शेप में किसी सॉलिड को मेजर करने के लिए
हम जो है वो इसको यूज करते हैं जब उसको सबसे पहले वाटर का मेजर कर लेते हैं, जो लिक्विड का, और उसके बाद इरेगुलर शेप को उसके अंदर जब पुट करते हैं तो फिर उसका लेवल चेक करके हम इरेगुलर शेप का जो है वो वॉल्यूम एक्यूरेटली हम जैसे मेजर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, हमारे पास यानी मोशंस का, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द मोशन, यानी चीजें जो होती हैं या रेस्ट में हो सकती हैं या मोशन में हो सकती हैं। तो एक ट्रांसलेटरी मोशन होता है, और उसके बाद रोटेटरी मोशंस और वाइब्रेटरी मोशंस। ट्रांसलेटरी मोशंस और वाइब्रेटरी मोशंस, ट्रांसलेटरी मोशंस वो होता है कि जब कोई चीज जो है वो किसी भी लाइन के विदाउट एनी रोटेशन जो है वो मूव करती है तो उसको हम जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन की मिसाल जो है वो मोशन ऑफ राइडर इन फेरीज व्हील, यानी जो जिसमें फेरीज व्हील है तो उसका मोशन जो है वो रोटेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगा। और उसके बाद लीनियर मोशन, जब भी कोई स्ट्रेट लाइन में मोशन कोई बॉडी मूव करेगी तो उसको हम जो है वो लीनियर मोशन कहेंगे। सर्कुलर मोशन, द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज द सर्कुलर मोशन। रैंडम मोशन ये होता है कि सर्कुलर मोशन की मिसाल है कि छोटे बच्चों का टायर होता है, खिलौना होता है, और उसके बाद वो मूव करता है तो वो सर्कुलर मोशन जो है वो उसका सर्कुलर मोशन कहलाएगा। इसी तरीके से अगर आप जो है वो एक स्टोन ले, उसको साथ टाइट कर ले स्ट्रिंग के साथ, उसको घुमाएंगे तो वो भी जो है उसका सर्कुलर मोशन कहलाएगा। रैंडम मोशन होता है कि जैसे इरेगुलर मोशन जो कहलाता है, जैसे कि विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, पार्टिकल ऑफ द स्मोक, तो ये सारे जो है इरेगुलर मोशंस में आएगी। रोटेटरी मोशन होता है जो फैन है, फैन का मोशन जो किसी भी एक्सिस के ऊपर, एक्सिल के ऊपर जब मूव करता है उसको हम जो है वो रोटेटरी मोशंस कहते हैं। ये सवाल आ सकता है। और उसके बाद जो है वो वाइब्रेटरी मोशन के जो टू एंड फ्रो, ऐसा मोशन जो हो जाए वो टू एंड फ्रो, ये पेंडुलम के बारे में आ सकता है कि सिंपल पेंडुलम, तो सिंपल पेंडुलम के बारे में जो क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अगर आपका ये पेंडुलम है, ये इनएक्सटेंडेबल स्ट्रिंग होना चाहिए, और इसकी लेंथ जो होती है स्ट्रिंग की, इसके रेडियस कहलाता है इस बॉल का। और इसके दो पोजीशन होते हैं, एक एक्सट्रीम पोजीशन होती है और एक मीन पोजीशन होती है। अब यहाँ पर स्टेबल है तो इसमें यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो यहाँ पर वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी, एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो ये 0 होगी। लेकिन जैसे ये मूव करेगा यहां पर, तो यहां पर जाकर काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और उसके बाद एक्सेलरेशन जो है हमारे पास 0, तो वेलोसिटी भी जो है उसके बाद जो है वो 0 हो जाएगी। जैसे ये यहाँ पे आएगा तो उसके बाद जो है वो ये यहाँ पर पोटेंशियल वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगी, और यहाँ पर हमेशा acceleration will be always directed toward the mean position। ये जो है कि हमारे पास मीन पोजीशन है, और यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन है और स्टेबिलिटी पोजीशन है। इसी तरीके से जब यहाँ से यानी O से A की तरफ जाएगा, A से O की तरफ आएगा, और O से B की तरफ जाएगा, और B से जब दोबारा O की तरफ आएगा तो फिर एक टाइम पीरियड कहलाएगा। तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। ये जो है वो इसका टाइम पीरियड कहलाएगा। एक वाइब्रेशन इसकी मुकम्मल हो गई, एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने के लिए जो टाइम लगेगा उसको हम जो इसका टाइम पीरियड कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन उसे कहते हैं जब चीजें the things are placing on the table, if a book is placing on the table, it will be remain on the table until an external force is not applied upon it। तो उस वक्त उसको हम जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं,
इनर्शिया कहते हैं द अपोजिंग फोर्स ऑफ द थिंग्स, जो है वो उसको हम जो है वो इनर्शिया कहेंगे। सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है F इज इक्वल टू ma, और मोशन की इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस at का स्क्वायर, और सेकंड इक्वेशन है S इज इक्वल टू Vi t प्लस 1/2 at का स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन है 2as इज इक्वल टू Vf का स्क्वायर माइनस Vi का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है इसके बारे में, वेक्टर्स, सॉरी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है जैसे कि पॉइंट ए और पॉइंट बी है, इनके दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। द लेंथ ऑफ बिटवीन द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या होता है कि ये द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस विद अ यूनिट ऑफ टाइम, तो उसको हम स्पीड कहेंगे। डिस्टेंस रिलेटेड टू द स्पीड, हमेशा डिस्टेंस जो होता है वो रिलेटेड टू द स्पीड है, यानी डिस्टेंस इसका स्पीड के साथ होता है, और वेलोसिटी ये डिस्प्लेसमेंट के साथ होता है। तो लिहाजा डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है और स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो लिहाजा हमें इस चीज को याद रखना है कि वेलोसिटी इज इक्वल वेलोसिटी ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड टू द डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस जो है रिलेटेड टू द स्पीड। तो फार्मूला आ जाएगा हमारे पास v इज इक्वल टू d/t, ये वेलोसिटी का फार्मूला है। और जब भी एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। हमेशा एक्सेलरेशन जो होती है उसकी डायरेक्शन होती है कि जब कोई चीज स्पीड चेंज हो रही है तो उस सूरत में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी जो है वो उस स्पीड की तरफ हो, वेलोसिटी की तरफ होगी। लेकिन जब ब्रेक लगाएंगे तो जब स्पीड जो है वो डिक्रीज होगी तो उस वक्त जो एक्सेलरेशन है उसकी अपोजिट हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी। जब वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है वेलोसिटी स्टेप बाय स्टेप, तो उस वक्त एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव होगी, और उसके बाद जब गाड़ी स्पीड स्लो होगी तो उस वक्त उसकी अब डायरेक्शन जो है अपोजिट हो जाएगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है उसकी अपोजिट, यानी ए जो है वो नेगेटिव होगा। इसी तरह जब कोई चीज वर्टिकली जाती है तो वर्टिकली जो है उसको ए जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा जी में। जी की वैल्यू होती है 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो है हमारे पास जो है वो और चांद के ऊपर जो है वो g/6, यानी g की वैल्यू 9.8 होती है, 9.8/6 ये जो है इसकी मून के ऊपर जो है इसकी वैल्यू होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर जो होता है उसमें एक वेक्टर ये दिया गया है और एक वेक्टर ये है, और एक वेक्टर जो है वो ये है। तो उस इन तमाम वेक्टर्स को ऐड करना है तो ये हेड टू टेल रूल के मुताबिक होता है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। तो ये जो है हेड टू टेल रूल के मुताबिक होंगे, यानी फर्स्ट वेक्टर, पहला वेक्टर जिसकी इसकी टेल है ये इसका हेड है, दूसरा जो है वो वेक्टर की जो है वो टेल होगी और पहले वेक्टर का जो है वो हेड होगा। और ये नेक्स्ट जो है रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है फर्स्ट वेक्टर की टेल और रिजल्टेंट वेक्टर की टेल, और उसके बाद लास्ट वेक्टर का जो है वो हेड और इस वेक्टर का हेड जो होता है इसको हम जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर्स कहेंगे, हेड टू टेल रूल। और उसके बाद पैरेलल फोर्सेस, लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस वो होती है कि जिनकी डायरेक्शन भी सेम होती है और उसके बाद जो है वो
उनका सेम डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड में, उसको आप पैरेलल फोर्सेस कहेंगे। तो अनपैरेलल फोर्सेस वो होती हैं कि जिनकी होती तो पैरेलल है लेकिन उनकी डायरेक्शन जो होती है वो ऑपोजिट होती है, उसको हम जो है वो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहेंगे। और टार्क क्या होता है कि जब भी किसी चीज के ऊपर हम फोर्स परपेंडिकुलर लगाएंगे तो उसके अंदर रोटेशन ऑफ मोशन पैदा हो जाएगा, तो उस वक्त उसको हम टार्क कहेंगे। बस हम ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स अगर हम लगाएंगे तो ये चीज के अंदर अगर रोटेशन पैदा कर देता है तो उसको हम जो है वो टार्क कहेंगे। और इसकी मिसाल कपल ऑफ फोर्सेस, यानी दो कपल ऑफ फोर्सेस लगाने के लिए जो पैरेलल रहती है, कि जैसे जो अगर गाड़ी चलाई, ड्राइवर गाड़ी को चला रहा है तो स्टीयर के ऊपर कौन सी फोर्सेस लग रही होती है, कपल ऑफ द फोर्सेस लग रही होती है, यानी वो पैरेलल फोर्सेस होती है लेकिन अनलाइक पैरेलल होती है। इसी तरीके से जब आप टैप ऑफ वाटर को ओपन करेंगे तो उस सूरत में भी आप जो है वो लाइक यानी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जो आप अप्लाई करेंगे।